तालिबान को काबुल पर काबिज हुए बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि जैसे पूरे दक्षिण एशिया में जो सियासत है उसमें कुछ बदलाव आने वाला है। आखिरकार तालिबान के काबुल और अफगानिस्तान पर काबिज होने से असर क्या है जो पाकिस्तान और भारत को देखना पड़ सकता है। क्या पाकिस्तान में लोग तालिबान के काबुल पर काबिज होने से खुश हैं? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि अगर तालिबान ये सब कुछ कर रहा है तो वो पाकिस्तान की मदद से। ये जो सवाल हैं ये सामने अगर हैं तो इसके जवाब क्या है? हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए इस वक्त सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब। जाने माने चेहरे, भारत में बहुत ही पॉपुलर। मीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। मीर साहब, मुझे वो वाकया याद है 30 मई का, जब आपने आवाज़ देने की कोशिश की थी जर्नलिस्ट के एक मूवमेंट को और आपकी ही आवाज़ छीनने की कोशिश की गई। सेंसरशिप के आप एक उदाहरण माने जाते हैं आज की तारीख में पाकिस्तान में। अब ऐसे में जबकि इन चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत से लोग भी लड़ रहे हैं, कैसे पाकिस्तान खुश हो सकता है या पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लोग खुश हो सकते हैं अगर तालिबान काबुल पे कब्ज़ा कर चुका है? क्योंकि मैंने देखा है वहाँ मिनिस्टर्स के रिएक्शंस आए हैं और वो सब बहुत खुश हैं। उसे फॉल ऑफ साइगॉन कुछ इस तरह से कल्पना कर बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। देखिए, ये कुछ कन्फ्यूजन है कुछ लोगों के दिमाग में। पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो बड़े खुश हैं और उनका ख्याल है कि तालिबान ने एक सुपर पावर को शिकस्त दे दी है और वो उन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया है, तो वो उसको एक सुपर पावर की शिकस्त के तौर पे ले रहे हैं। और यकीनन कुछ पाकिस्तान में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रिलीजियस पार्टीज हैं, जो तालिबान को मुबारकबाद भी दे रही हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है पाकिस्तानियों की, वो उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते जो तालिबान अफगानिस्तान में लाना चाह रहे हैं। तो जो मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की है वो पर बड़े मोहतात हैं, बड़े केयरफुल हैं। हाँ, ये आपने दुरुस्त कहा कि कुछ मिनिस्टर्स की ट्वीट से ये तासुर मिला कि वो मिनिस्टर्स जो हैं वो इस पर खुश नजर आते हैं। आपने हवाला दिया साइगॉन वाला, तो वो हमारी जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर शीरीन मजारी साहिबा, वो उनका एक ट्वीट था। उन्होंने जो काबुल से यूएस विड्रॉल है उसको 1975 में जो वियतनाम से अमेरिकी फौज का विड्रॉल था उससे उन्होंने उसको कंपेयर करने की कोशिश की है। तो लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो वियतनाम से अमेरिकन ट्रूप्स का विड्रॉल था उसके पीछे कोई पीस एग्रीमेंट नहीं था। लेकिन ये जो विड्रॉल है अमेरिका का अफगानिस्तान से, इसके पीछे दोहा का पीस एग्रीमेंट है। तो इस पे पाकिस्तान में ओपिनियन डिवाइडेड है। ज्यादा लोग जो हैं वो मोहतात है, वो ये समझते हैं कि तालिबान ने अगर काबुल पे कब्जा कर लिया है तो अब इसके बाद पाकिस्तान के लिए भी बहुत से चैलेंजेस हैं, तालिबान के लिए भी चैलेंजेस हैं। और जो लोग खुश हैं उनमें हमारे एक सिराजुल हक साहब हैं जो सेनेट के मेंबर हैं, जमात इस्लामी के वो सरबराह हैं, हेड हैं जमात इस्लामी के, और उन्होंने ये तासुर दिया है कि शायद जैसा सिस्टम अफगानिस्तान में आ गया है वैसा पाकिस्तान में भी आ सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी के हमारी जो कौमी असम्बली है यानी कि लोकसभा है, उसमें सिर्फ उनका एक मेंबर है और सेनेट में भी उनके सिर्फ 2 मेंबर हैं। तो वो इतने पॉपुलर नहीं है। तो इसलिए तालिबान की जो कामयाबी है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तानियों की एक जो बड़ी मेजॉरिटी है वो इसको अपनी कामयाबी नहीं समझती, ये तालिबान की कामयाबी है। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर है। और देखिए, ये समझना भी नहीं चाहिए क्योंकि डूरंट लाइन जो है उसे आज तक अफगानिस्तान में या यूं कहे तालिबानियों ने कभी भी माना नहीं है। वो लाइन जो अफगानिस्तान पाकिस्तान को डिवाइड करती है, पश्तूनों की जो आपस में भाईचारा है, वो ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ऐसा तो लगता ही है कि जब वो उधर फ्री हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की सरजमीन पर भी ख़तरा है। और बहुत से ऐसे तालिबानी हैं जो पाकिस्तान के विरोध की बातें लगातार करते रहते हैं। ये इंडिया में आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है तो उसके बाद 24 घंटे में क्या क्या हुआ। यानी कि जब 2 दिन पहले तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया तो उसके बाद जो 2 दिन गुजरे उसमें क्या क्या हुआ, उसमें एक बड़ा अहम वाकया हुआ। और वो ये है कि बगराम जेल से और जो पुलचरखी जेल है काबुल की, वहां से 2500 के करीब लोग रिलीज हुए हैं। जो लोग रिलीज हुए हैं उसमें कुछ ऐसे लोग भी रिलीज हो गए हैं या भागे हैं, एस्केप कर गए हैं, फरार हो गए हैं, जो पाकिस्तान में वांटेड हैं। और उसमें एक नाम मैं आपको बताता हूं, मौलवी फकीर मोहम्मद का।
जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो लीडर हैं और अलकायदा के साथ अपना ताल्लुक छुपाते भी नहीं हैं और पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ बहुत सी टेररिस्ट एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहे हैं, तो वो भी वहां से रिलीज हो गए हैं। और इससे पहले तालिबान के टेक ओवर से पहले जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हेड हैं मुफ्ती नूर वली महसूद, जो कि अफगानिस्तान में ही छुपे हुए हैं और अफगान तालिबान के बहुत करीब हैं, उन्होंने CNN के निक रॉबर्टसन को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में अपनी एक अलहदा से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। तो तालिबान के इन ग्रुप्स के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट में ये वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि वो अफगानिस्तान की टेरिटरी को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ, हुआ वो भारत हो, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी मुल्क हो, अमेरिका हो, उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। तो ये अब जब CNN पर इस तरह का इंटरव्यू आ रहा है और मौलवी फकीर मोहम्मद जो है वो जेल से भाग गए हैं, तो इससे पाकिस्तान की हुकूमत में काफी तशवीश पाई जाती है। और वो मिनिस्टर्स जो कल इसको सेलिब्रेट कर रहे थे तालिबान की विक्ट्री को, आज वो खामोश हैं क्योंकि उनको नहीं था पता कि मौलवी फकीर मोहम्मद वांटेड इन पाकिस्तान पुलचर की जेल से भाग गए। तो इसलिए ये इंडिया में समझने की जरूरत है कि अगर तालिबान ने कब्जा किया है काबुल पर, तो इसको आप पाकिस्तान की कामयाबी मत समझें, ये सबके लिए एक चैलेंज है। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, तमाम रीजन के जो कंट्रीज हैं उनको मिलकर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी कायम करने के लिए मिलकर को काम करना चाहिए। बिल्कुल, इस पूरे रीजन की राजनीति को प्रभावित करता है और जाहिर है कि एक दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है तालिबान के ऊपर। अब यहाँ ये प्रश्न आ जाता है, देखिए मीर साहब, आप उन पत्रकारों में, उन सहाफ़ियों में हैं जिन्होंने तालिबान के सबसे सीनियर लीडर्स तक पहुँचने में कामयाबी हासिल की, उनके इंटरव्यू किए, और आज जब तालिबान को गुड तालिबान की तरह से डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि देखिए ये तालिबान बदल गया है, वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले था। जब आप ये सुनते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि ये तालिबान, गुड तालिबान जैसी चीज़ भी कोई होती है क्या? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में मैं यही कहूँगा कि मैंने सबसे पहले 1994-95 में मुल्ला उमर के साथ मेरी मुलाकात हुई थी कंधार में, और उसके बाद से मुसलसल मेरा इनसे राब्ता है। ये इनमें चेंज सिर्फ ये आया है कि पहले ये सिर्फ जंगजू थे और सिर्फ इनको लड़ना आता था, अब इनको थोड़ा डिप्लोमेसी भी आ गई है। और आप ये देखें कि इन्होंने सुपर पावर अमेरिका को डिसीव कर दिया, यानी कि उसके साथ दोहा में बैठकर पिछले साल एक एग्रीमेंट किया, उस पर अमेरिका के नुमाइंदे थे ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने भी साइन किए और अफगान तालिबान ने भी साइन किए। और उसका जो दूसरा क्लॉज था, उसका जो दूसरा नुक्ता था उस एग्रीमेंट का, वो ये था कि आप अफगानिस्तान को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और उसमें यह भी इन्होंने वादा किया था कि हम पॉलिटिकल सेटलमेंट के जरिए मसला हल करेंगे। लेकिन इन्होंने वादा कुछ और किया था, एग्रीमेंट कुछ और किया था, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ और कर दिया। तो वो एग्रीमेंट जो है वो इन्होंने खत्म कर दिया। तो मैं ये समझता हूं कि अब ये सिर्फ जंगजू नहीं है, ये सिर्फ लड़ने मरने वाले लोग नहीं है, इनको डिप्लोमेसी भी आ गई है। और सादा अल्फाज में मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी जो है उसमें आप झूठ भी बोलते हैं। तो इन्होंने जो भी किया है, यानी कि जो पिछले साल वादा किया था, एग्रीमेंट किया था, उसको तोड़ दिया है। तो वो कहते हैं कि हम बड़े सच्चे मुसलमान हैं और जो असली इस्लाम है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सच्चे मुसलमान होते हैं, जो असली इस्लाम के मानने वाले होते हैं, वो अपना वादा नहीं तोड़ते। तो मैं ये बड़े एहतराम से कहूंगा कि तालिबान ने अपना वादा तोड़ दिया है, एग्रीमेंट खत्म कर दिया है। तो इसलिए अब उन पर उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वादा तोड़ने के बाद अब वो अफगानिस्तान में ब्लड शेड ना होने दें, वहां पे सिविल वॉर ना होने दें, और तमाम जो रीजन के स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलें और एक ऐसी वहां पे गवर्नमेंट कायम करें जो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो। अदरवाइज हो सकता है कि 2-3 कंट्रीज उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लें, लेकिन बाकी दुनिया उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, उनको इमदाद नहीं मिलेगी, रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस नहीं चलेगा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलेगा और एक इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है। तो इसलिए ये तालिबान को खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको बहुत केयरफुली आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है मीर साहब के
एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो ये मानते हैं कि अगर तालिबान आज ये सब कुछ कर पा रहा है तो पाकिस्तान ने उसे बहुत ज़्यादा मदद की और उसी कारण से ये पॉसिबल हो पाया है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, 2019 तक तो अशरफ गनी को सम्मान दिया जा रहा था, वहाँ पर इज़्ज़त बख्शी जा रही थी इस्लामाबाद में, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया है? और पाकिस्तान की भूमिका से इनकार भी कैसे करें, क्योंकि हामिद करज़ाई हों या फिर अशरफ गनी हों, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की मदद से काबुल की गद्दी पर काबिज हुए थे। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने रोल से अलग कैसे कर सकता है? सब अगर ये मानते हैं कि पाकिस्तान ही दोषी है तालिबान को वहां तक पहुंचाने में, तो गलत क्या है? देखिए, आपने जो बात की है यही बात मैंने, जो मेरा आज वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम छपा है, प्रिंट हुआ है, मैंने उसमें यही बात लिखी है। तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल्कुल हामिद करज़ई साहब को भी अफगानिस्तान में जब गवर्नमेंट दी गई तो उसमें अमेरिका, यूके, पूरा वेस्ट और पाकिस्तान शामिल थे। और अशरफ गनी साहब जो हैं, ये जब 2014 में पहली दफा इनको गवर्नमेंट दी गई अफगानिस्तान में, तो इनके पीछे भी पाकिस्तान की सरकार थी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ तो दुनिया ये कहती है कि तालिबान के पीछे भी पाकिस्तान है, दूसरी तरफ एविडेंस ये है कि अशरफ गनी के पीछे भी पाकिस्तान था। लेकिन आने वाले वक्त में 2019 में जब अशरफ गनी साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया इमरान खान ने इस्लामाबाद में बुला के, और पाकिस्तान की फौज के जो ट्रूप्स थे उन्होंने उनको सलूट मारा अशरफ गनी को, उसके बाद फिर जब ये दोहा पीस टॉक शुरू हुई और उसमें एग्रीमेंट हो गया और अमेरिका और पाकिस्तान और सब ने मिलकर अशरफ गनी से कहा कि अब आप इनके तालिबान के कैदी छोड़िए, 5000 कैदी छोड़िए। अशरफ गनी ने कहा कि नहीं, पहले सीज फायर करवाएं। वहां पर अशरफ गनी की नहीं सुनी गई, तो वहां से अशरफ गनी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो अनपॉपुलर थे बिकॉज ऑफ द करप्शन। फौज पे उनका कंट्रोल नहीं था, उनके साथी उनके साथ नहीं थे, तालिबान ने इस चीज को एक्सप्लॉइट किया। अब देखिए ना कि अशरफ गनी साहब जब भाग गए हैं तो जो उनके साथी थे बहुत से, उन्होंने तालिबान के साथ जो है वो एक सीक्रेटली पीस डील कर ली। हेरात में इस्माइल खान साहब पकड़े गए, मजार शरीफ से दोस्तम और उस्ताद उतानूर भाग गए। तो ये वक्ती तौर पे तालिबान को कामयाबी मिली है, लेकिन आने वाले वक्त में तालिबान के लिए बड़ी परेशानी होगी। और इसीलिए आज उन्होंने कोशिश की है, आज एक पॉजिटिव साइन ये है कि अफगान तालिबान ने जो तुलू टीवी है, काबुल का एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है, वहां पर उन्होंने एक जो फीमेल एंकर हैं उनको इंटरव्यू दिया है। तो फीमेल एंकर ने अपने सर पे हिजाब कर लिया और तालिबान ने उनको इंटरव्यू भी दिया। तो एक मैसेज आज तालिबान की तरफ से ये गया है कि अफगानिस्तान में वो मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाएंगे और जो फीमेल्स हैं यानी कि जो महिलाएं हैं वो भी मीडिया पर काम कर सकती हैं। और तालिबान के एक लीडर ने एक महिला टीवी एंकर को इंटरव्यू देके एक पॉजिटिव साइन दिया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होते जाएंगे तो पाकिस्तान समेत जो रीजन के बाकी कंट्रीज हैं उनका तालिबान पे असर भी कम होता जाएगा। तो इसलिए तालिबान को चाहिए कि वो आइसोलेशन में ना जाएं और सबको साथ लेके चलें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। आपसे बात करके हर बार चीज़ों को समझने में और नए पर्सपेक्टिव को जानने में मदद मिलती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।